वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 जनवरी को बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपके पास मात्र 12 दिन का समय बचा हुआ है। इस 12 दिन में किस तरह से तैयारी करनी है फ्रेंड्स, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दे। आपको प्रत्येक दिन एग्जाम टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तो खुद में समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि इसका जो लेवल है जो कैसा है, टोटल प्रश्न है जो एग्जाम टाइप है, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल आज का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? भारतीय लोक नृत्य नहीं है, राइट आंसर क्या होगा गेस करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली जो लोक नृत्य नहीं है, यह है जो क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। जबकि गरबा है जो गुजरात का लोक नृत्य है, याद करते चलेगा। डांडिया महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और घूमर है जो आपका कहाँ का, तो राजस्थान का ये है जो आपका लोक नृत्य है। तो ये जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब भी पूछा जाता है। तो गरबा हो गया गुजरात, डांडिया महाराष्ट्र, घूमर है जो आपका कहाँ, राजस्थान का। तो ये सभी क्या है, लोक नृत्य है। जबकि कथकली जो क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कथकली के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कथकली नृत्य केरल कहाँ है, कहाँ का है, तो केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला शास्त्रीय नृत्य है। यह परंपरा नृत्य तथा यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ क्या होता है ये भी जान ले कथकली के बारे में। तो कथकली है जो इसका होता है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका, कथकली का अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, एक कथा का नाटक या नृत्य का। घूमर के बारे में बताया था फ्रेंड्स। घूमर कहाँ का, राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है, जो ऑप्शन में आपका है परंपरागत लोक नृत्य है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो भील जनजाति के द्वारा किया गया था और माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया गया था। ये प्रश्न देखिए पूछा जाता है कि जो आपका घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य है, तो इसका विकास किया गया था तो किस देवता से संबंधित है, या तो किस देवता को आराधना करने किया गया था, तो ये आपका सरस्वती माता का किया जाता है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगला सवाल को देखें। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी है जो आपका, ये क्या है, सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। एक हिंदुस्तान के गायक हैं। ठीक है, हिंदुस्तान गायक हैं ये पंडित भीमसेन जोशी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लें, डिटेल देख लें। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी शास्त्री, इनका पूरा नाम हो गया पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। ठीक है, तो ये थे किससे संबंधित है पंडित भीमसेन, तो आपको हिंदुस्तानी गायक से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? गेस करते चलेगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ 50 में से। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, गेस करें, 3 का हो जाएगा ए हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, मुगल शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर का। देखिए इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एकदम सेम उसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घुमा कर पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो चित्रकारों का संरक्षक था उसी का काल को स्वर्ण काल कहा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक पूछा जा सकता है कि मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका हो गया जहांगीर। या तो फिर इस तरह से पूछेगा कौन सा मुगल शासक चित्रों का सबसे बड़ा संरक्षक था, तो कौन हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी किस देश के विख्यात चित्रकार थे? गेस करें, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी किस देश का है? गेस करें, जर्मनी का है, इटली का है, फ्रांस का है, स्पेन का है, कहाँ का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, इटली होगा। ठीक है, अब देखिए इनका एक और बहुत पूछा जाता है, वही पॉपुलर चित्रकार अथी है मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा का आप लोग नाम सुने होंगे। तो मोनालिसा है जो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक कृत एवं विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तो मोनालिसा सबसे प्रथम जानते हैं क्या है, तो चित्र है, किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो आपको लियोनार्डो दा विंसी। और लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो कहाँ का है, तो इटली के हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। भागवत धर्म, बदरायन या कृष्ण, शंकराचार्य या याज्ञवल्क्य। तो देखिए जो आपका भागवत धर्म है, इनका प्रवर्तक कृष्ण भगवान को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? तो आपको महाराष्ट्र में गुड्डी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभिकीय रिएक्टर का कौन खोज किया था? 8 का राइट आंसर क्या हुआ पता बताए फ्रेंड्स? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो फर्मी सिर्फ कहीं कहीं दिया रहेगा, लेकिन इनका पूरा नाम है एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता कौन है? तो एनरिको फर्मी। देखिए विलियम हार्वे के बारे में तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो आपको विलियम हार्वे ने किया था। माइकल फैराडे किसका खोज किया था? तो डायनमो का किया था, ठीक है। और नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड किया था। सबका याद रखिए, देखिए सब इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते चले फ्रेंड्स तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रश्न को जो है उसी को देखते चले, और जो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स उसको ध्यान से सुनते चलिएगा, तभी अच्छी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम में देखिए क्या होता है कि एग्जाम में जो प्रश्न हूबहू नहीं रहता है, जो उसी प्रश्न को घुमा करके या तो उसे संबंधित करके पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से सुनते चलें। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो एनरिको फर्मी। माइकल फैराडे ने किसका किया था? तो डायनमो का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने तो नाभिक का किया था। और विलियम हार्वे ने किसका किया था? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। सवाल नंबर 9 बहुत ही टॉप मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फेदोमीटर, ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप का, वर्षा का, लंबी दूरी का, या समुद्र की गहराई का? इसे 2 प्रश्न मैं बताऊंगा, दोनों है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर गेस करें आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र की गहराई। अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि एक फैदम बराबर कितना होता है? एक फैदम इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है, ठीक है। कितना? 6 फीट होता है एक फैदम बराबर। और मीटर में इसको कन्वर्ट करिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एक फैदम किसके बराबर होता है? तो देखिए एक फैदम इक्वल टू कितना? 6 फीट होता है। और इसको मीटर में कन्वर्ट करिए कितना हो जाएगा? 1.8288 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि एक फैदम बराबर कितना फीट या तो कितना मीटर होता है, तो दोनों को आप याद रखें, जिसे समुद्र की गहराई मापे जाते हैं फैदोमीटर। नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। तो 10 का क्या राइट आंसर होगा? जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो क्या करता है? गेस करें। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल को कंसेप्ट क्लियर रखें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रकाश विद्युत सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? देखिए इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं ऑडियो फोन और ऑडियोमीटर में। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का क्या होगा? चलिए 11 का गेस करें। 11 का ऑडियो मीटर हो जाएगा, ना कि ऑडियो फोन हो जाएगा, ठीक है। ऑडियो मीटर। देखिए इसमें ट्रिक से भी कर सकते हैं, मापने के लिए कह रहा है ना। देखिए कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से याद रखिए फ्रेंड्स कि देखिए मापने के लिए कह रहा है तो मीटर से मापाएगा, ठीक है, फोन से थोड़ा मापेगा। तो इस तरह से भी कुछ तुक्का भी डाल लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन ना हो। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल आपका है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, फर्मवेयर कहलाता है, या ह्यूमनवेयर कहलाती है? सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से इसका जवाब। चलिए लगाइए, इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट होता है वो क्या होता है? तो हार्डवेयर होता के अंतर्गत आता है, हार्डवेयर है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर है जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। देखिए इस 50 प्रश्न में आपको सभी क्षेत्र से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर से लेकर के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, सभी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो आपका लेजर प्रिंटर सर्वाधिक गति का हो गया। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? सिंपल सा छोटा प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या है? तत्व है, या मिश्रण है, या यौगिक है, या रूप है? विद्यार्थी कंफ्यूज किसमें होते हैं? मिश्रण और यौगिक में। ठीक है, देखिए विरंजक चूर्ण है क्या है? आपका यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के, तत्वों को मिला करके बनाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है? अनुपात होता है जो निश्चित होता है, मात्रा होता है क्या होता है? मिश्रित होता है, निश्चित होता है। जबकि मिश्रण में क्या होता है कि मात्रा नहीं, निश्चित नहीं होता है। जैसे गेहूं और चावल मिला दिए वो भी मिश्रण हो गया। लेकिन यौगिक का निर्माण होगा जब निश्चित अनुपात में उसकी मात्रा मिला जाए तो विरंजक चूर्ण क्या है? ये है जो यौगिक है, क्योंकि इसमें जो मात्रा दो मिला हुआ है वो निश्चित है। इस तरह से याद रखें, विरंजक चूर्ण क्या है? तो आपका यौगिक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? ये है जो आपका मिश्रण के अंतर्गत आता है, ठीक है, 15 के डी, ठीक है। इसमें अनुपात निश्चित नहीं होता है। सवाल नंबर 16 को देखिए। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
सवाल ध्यान से सुनिए, क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। देखिए आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक हो गया। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था, प्रोटॉन के किया था। और थॉमसन, जे थॉमसन किसका किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो सब याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का याद रखें। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी थोड़ा सा पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का, तो क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपका है कि जंग लगने के लिए 3 घटक का होना आवश्यक होते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। तो जंग लगने के लिए क्या क्या कौन कौन सा घटक अनिवार्य है, कौन कौन सा अनिवार्य, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जंग लगने का जो अनिवार्य घटक है हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन और वह आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता, ये रहेगा तभी जंग लगेगा। प्रश्न पूछा जाता है जंग लगने से क्या होता है, लोहे का भार घटेगा या बढ़ेगा। फ्रेंड्स सबको पता होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए लिखा हुआ है जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब भी याद करते चलें। सवाल नंबर 18 को देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा, जो खाना पकाने वाला तेल होता है उसके कौन सी प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टि नहीं है। देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्रश्न, और गेस करें इसका राइट आंसर क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा पशु अंकित नहीं है। सी है, जी बिल्कुल है। घोड़ा है, जी बिल्कुल है। सांड और हिरण में बताएं आप लोग, सांड है, इसका मतलब हिरण नहीं है। तो याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें आपको सिंह, घोड़ा और सांड का पशु दृष्टिगत है, यानी दिखाई पड़ता है उसमें, लेकिन हिरण है जो उसमें नहीं है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। देखिए इसमें विद्यार्थी अक्सर गलत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना चाहिए पहले कि चौड़ाई और लंबाई पूछा जा रहा है या लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है। इसको दोनों तरह से पूछा जाता है। तो देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो चौड़ाई कम होगा फ्रेंड्स, लंबाई अधिक है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कहेगा तो पहले क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दी क्या एग्जाम में थोड़ा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहले देखिएगा भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा रहा है। तो चौड़ाई कहेगा तो चौड़ाई कम है, यानी 2:3 हो जाएगा। रहेगा लंबाई और चौड़ाई का तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 आपका है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। मिस यूनिवर्स जिसको का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिस यूनिवर्स, हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड सुंदरी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक होता है विश्व सुंदरी, एक होता है ब्रह्मांड सुंदरी। तो यहाँ पर आपको मिस यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में जल्दी जल्दी में गड़बड़ करके आते हैं। मिस यूनिवर्स पूछा रहता है, आप लोग समझ जीते हैं क्या, आपको विश्व सुंदरी के बारे में, यहाँ पूछा जा रहा है ब्रह्मांड सुंदरी के बारे में। ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ है, तो मिस यूनिवर्स रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सुष्मिता सेन हो जाएगा। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिस यानी ब्रह्मांड सुंदरी कौन है, तो सुष्मिता सेन है। आप देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा है, ये भी याद रखिए, 1966 में भारत का रीता फारिया जो मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी थी ये, ठीक है, ये थी जो विश्व सुंदरी बनी थी रीता फारिया 1966 में। तो दोनों सवाल को याद रखिए, भारत का प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी हो गया आपको सुष्मिता सेन, और प्रथम विश्व सुंदरी हो गया जो रीता फारिया। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया गया था, गेस करें कौन सा विषय में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग को याद आना चाहिए 1913 में। ठीक है, 1913 में आप सब समझ गए होंगे। तो किस क्षेत्र में मिला होगा, आपका साहित्य के क्षेत्र में। क्यों, डिटेल देख ले थोड़ा सा, है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि, देखिए इसमें 2 सवाल बच रहा है, गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे साहित्य। तो इसमें देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सब भारत में जो सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार आया था वो साहित्य के क्षेत्र में आया था। कब आया था, तो 1913 ईस्वी में आया था। किनको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस कृति पर मिला था, तो गीतांजलि पे। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। देखिए एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ के जाए फ्रेंड्स।
ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आ जाएगा। तो ये सब बात को आप समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में फिर कमेंट करके कहते हैं सर आपने जो बताया हूबहू नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे तैयारी करते रहे, एक दिन ऐसा लेवल बनेगा आप लोग का फ्रेंड्स कि फिर कोई भी एग्जाम बैठिएगा उसको क्रैक कर सकते हैं। जब कंटिन्यूटी रहेगा और पढ़ते रहेंगे तो फिर फालतू सिलेबस से फालतू नहीं पूछा जाता है। सवाल नंबर 23 को देखें कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, सीवी रमन को कब मिला था फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1930 में मिला था। किस में मिला था, तो रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला था। तो ये याद रखिएगा सब। देखिए रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था 1930 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में। अगला सवाल है आपका कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। योजना आयोग द्वारा होता है, वित्त आयोग द्वारा होता है, आरबीआई द्वारा होता है या व्यापारिक बैंक द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। इस टाइप का प्रश्न हो सकता है पूछा जाए डेफिनेटली। राइट आंसर क्या होगा इसका, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा। तो पैसा का कम पड़ना या छापना नहीं और अवेलेबल कराना, घट रहा है तो और छपाएगा, इसका आपूर्ति को पूरा कौन करेगा, फुलफिल करेगा। तो आपका आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसी। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा कि बाजार में पैसों की आपूर्ति किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होता है। अब देखिए एक सवाल और बन रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आरबीआई। ठीक है, भारत का केंद्र। देखिए हर एक बात को सुनते चले फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से संबंधित ही यहाँ पर बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए पूरी तरह से पूरा फोकस रखें सुनने पर। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ क्या बन रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। अब देखिए बाजार में पैसे की आपूर्ति किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल बैंक की। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है ये भी पूछा जाता है, तो आरबीआई है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति के लिए करेंसी को छपवाती है। तो सवाल देखिए इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आपका आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, बहुत ही टॉप मोस्ट भी ये सवाल है कि स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, क्या है स्टैगफ्लेशन। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बार क्वेश्चन से रूबरू हो चुके होंगे फ्रेंड्स, आप लोग बनाए होंगे बहुत प्रैक्टिस सेट में। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति। नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं, सवाल नंबर 26 को देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। गेस करें, तो हुआ था 1975 यानी 75। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है, क्या काम नहीं है। नोट निर्गम करना, करता है जी है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जनता का से जमा स्वीकार करना। आपका आरबीआई है फ्रेंड्स, वो हम लोग से पैसा वहां पर डायरेक्टली जमा नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल को देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए ऐसा नहीं कि आपका जो बिहार ड्राइवर का एग्जाम, बिहार पुलिस ड्राइवर का उसी के लिए जिक कीजिए, सही। आपका आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आपका बिहार पुलिस, आगामी जो तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए, क्योंकि जीके से जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो कोई भी जब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो ये सभी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब लोग वीडियो 10 मिनट निकालकर जरूर देखें। चलिए सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति थे। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 वर्ष तक रहे थे। कब से कब, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, ये भी याद रखिए, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था इनका जन्म। देखिए भी जीएस बन रहा है, 3 दिसंबर 1884 में जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था, तो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। ये भी पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिले जीरादेई में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 14 मई 1962 तक उन्होंने देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा दी थी। तो कितना साल वर्ष सेवा दिए थे देख रहे हैं आपका यहाँ है टोटल 1950 से 1962, यानी टोटल कितना ईयर हो गया, 12 वर्ष। तो देखिए इस तरह से सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, 12 वर्ष तक रहे थे। सवाल नंबर 29 को देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी। भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, इसी से संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, और जब भारतीय संविधान बना था तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स चूंकि सबसे पहले हुआ था आपका ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो देखिए ये सवाल मिलता जुलता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, आपका हो गया आपका ब्रिटेन में। और फिर भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, तो कहाँ से लिया गया है संसदीय, इंग्लैंड से, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है कि किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि प्राप्त है? कलंदर किसे कहा जाता था? 31 का गेस करें। कलंदर आपका बाबर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेट न्यायालयों पर जारी किया जाता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसका आंसर सही करके बताएं आप लोग कि कौन से निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालयों पर जारी किया जाता है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं फिर से इसका सही बताएं कौन सा होगा न्यायालयों पर जारी किया जाने वाला रिट। राइट आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्प्रेषण है जो न्यायालयों पर जारी किया रिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख करके खुद समझ गए फ्रेंड्स कि सभी जो एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? राइट, 33 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका भारत के पार्लियामेंट का होता है, यानी कि संसद का होता है। ठीक है, संसद का। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें कि किस ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है? तीसरा नेत्र किस ग्रंथि को कहा जाता है फ्रेंड्स? गेस करें। जिसको हो जाएगा आपका पिनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये भी देखिए वीवीआई सवाल है। ठीक है, किस ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है? तो पिनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सोने जगने के चक्र का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? जो हम लोग सोते हैं रात में, जागते हैं दिन में, या तो दिन में सोते हैं जागते हैं, तो उस जो चक्र होता है उसका नियंत्रण करने वाला हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन। याद रखिएगा कौन सा? मेलाटोनिन। सोने जागने के चक्र का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो मेलाटोनिन करता है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं 37 को। 37 नंबर सवाल आपका है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? 1942-43 में आपका जो अकाल आया था वो कहाँ आया था? तो बंगाल में आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है जो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखिए। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? कब हुआ था प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 23 जून, डेट के साथ याद रखिएगा। 23 जून कितना? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसमें कह रहा है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला था। इसके बारे में थोड़ा सा देख ले, हार हुई थी इसी का। यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है देखिए कि प्लासी का युद्ध के 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना कौन रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें आपको सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए इससे किसी तरह से घुमा कर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स पूरा इसका कॉन्सेप्ट सबका क्लियर करके चले। अब देखिए किस तरह से पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सिराजुद्दौला के हार हुई थी। पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि जो मैं बता दिया हूबहू, यानी इससे संबंधित घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। फिर तैयारी करना का ही तरीका है, कोई भी टॉपिक है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, डायरेक्ट रटे नहीं। सवाल नंबर 39 को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना करते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? जो देशांतर से जो विचलित होती है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? इसका जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 बार टोटल विचलित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, या शून्यकाल होता है, या स्थगत प्रस्ताव होता है, या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है? प्रथम में कह रहा है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? 40 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 आपका है कि मुसलमानों को सेना नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, मुसलमानों जी, ठीक है, जो मुस्लिम लोग होता है मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला, यानी मुस्लिम लोग को सेना में भर्ती करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम था। ठीक है, देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार नियुक्त किया था। किसने? देवराय प्रथम, विजयनगर का प्रथम शासक, यानी विजयनगर का से रिलेटेड है आपका देवराय प्रथम। अगला
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइए फ्रेंड्स, कैजी बांध कहाँ पड़ता है? कैजी बांध आपको किस नदी पर निर्मित है? आपको नाइजर नदी पे निर्मित है। नाइजर नदी आपका पश्चिम अफ्रीका का मुख्य नदी, ये भी याद रखिएगा। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नाइजर जो पश्चिम अफ्रीका का प्रमुख नदी है, जिस पे आपको कैजी बांध का निर्मित है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 43 को लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गेस करें फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा बांध क्या है अभी फिलहाल वर्तमान में? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरेक हो जाएगा। न्यूरेक बांध है जो कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, न्यूरेक बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। न्यूरेक बांध की लगभग ऊंचाई 304 मीटर है। यह बांध तजिकिस्तान में पड़ता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो विश्व में सबसे बड़ा बांध है न्यूरेक, वो आपको किस देश में स्थित है? देखिए, इस तरह से भी सवाल घुमा करके पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा, सॉरी क्या था प्रश्न फ्रेंड्स, कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो आपका न्यूरेक बांध है, और कहाँ पड़ता है? तजिकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा था? 44 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्र धावे को आयोजित किया था? यानी चिटगांव शास्त्र जो षड्यंत्र था, देखिए आपका ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछ दिया था प्रश्न फ्रेंड्स, किसने किया था चिटगांव वाला? तो सूर्यसेन ने किया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि 18 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा चिटगांव षड्यंत्र कब हुआ था, केस हुआ था कब? तो 1930 ईस्वी में। तो 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चिटगांव, अब जो कहाँ पड़ता है चिटगांव, बांग्लादेश में पड़ता है, में पुलिस और सहायक बलों के साथ सशस्त्र शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छाप या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता था। क्यों? इससे कौन जुड़े थे? तो सूर्यसेन, ठीक है। और कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1939 में मनाया था। देखिए, मुस्लिम लीग के नेताओं ने 22 दिसंबर 1939 को देश भर में मुक्ति दिवस मनाने की ऐलान किया था, ठीक है। तो कब मनाए थे मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस? तो 1939 में। सवाल नंबर 47 को देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? गेस करें राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी का। देखिए फ्रेंड्स, अभी वेबसाइट का लिंक जो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ है, उस पर जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी वेबसाइट पे काम चालू है फ्रेंड्स, 15 से 20 8 से 10 दिन में अभी डेली उस पर मतलब अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है वो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पर आप जा करके पढ़ सकते हैं। कब पढ़ना है फिर वेबसाइट पे? तो देखिए, कहीं फील्ड में बैठे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा समय है जो, तो समय को बर्बाद ना करते हुए आप वेबसाइट पे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताब तो हर जगह ले जा नहीं सकते हैं। तो कहीं भी रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें, क्योंकि डिजिटल जमाना है फ्रेंड्स, इसलिए वेबसाइट पे काफ़ी भी मेहनत हो रही है और आपको सारा मटेरियल उस पर मिलेगा। तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाकर करके आप जरूर प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण है जो आपका किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी से। चलिए सवाल नंबर 48 को देते हैं कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा सवाल है। तो सवाल नंबर 48 का क्या होगा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 49 को देखिए, सवाल नंबर 49 आपका है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? सवाल एक बार फिर से समझें कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का है जो खुद का न्यायालय है, क्योंकि दिल्ली जो अपना संघ केंद्र शासित प्रदेश है उसका खुद का न्यायालय है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।